ऑफ हिज और हर वॉन्ट्स, ऑफ हिज और हर वॉन्ट्स। हाँ, गुड मॉर्निंग, आ जाओ, बैठ जाओ। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विस फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वॉन्ट्स। A consumer is an economic agent who consumes goods and service for direct satisfaction of his or her wants. हो गया नोट? एक बार बताओ मीनिंग दोबारा से। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वॉन्ट्स। उसी को सेटिस्फैक्शन को यहाँ डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन लिखे हैं, तो डायरेक्ट लिख भी सकते हो या डायरेक्ट बस सेटिस्फैक्शन भी चल जाएगा। ये अपना हो गया पहला टॉपिक कंप्लीट। अब अगला लिखो। विंध्या कॉपी लाई है क्या? हाँ, इसमें अभी तक क्या क्या हो गया? ये चैप्टर नंबर 3 का हेडिंग डालना है। ये चैप्टर नंबर 3 का हेडिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस, और इस चैप्टर का वेटेज है 4 to 6 मार्क। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस, 4 to 6 मार्क। फिर इसके बाद इंडेक्स के लिए अराउंड 10 लाइन का जगह छोड़ दो। और ये एक फर्स्ट टॉपिक हुआ है हु इज़ कंज्यूमर, इसमें अराउंड 2-3 लाइन का मीनिंग है। ये नीचे वाला नहीं लिखना है, वो नीट नहीं है। एक पेज का अराउंड है ना? हाँ ठीक। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक लिखो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। सेकंड टॉपिक का नाम कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब देखो ये यूटिलिटी क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अगर मैं यूटिलिटी की बात करूं तो यूटिलिटी का हिंदी में मतलब होता है उपयोगिता। उपयोगिता। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, हाँ एरोन जल्दी। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक कैलकुलेटर खरीदा, मेरे को कैलकुलेटर परचेज करना था, मैं एक कैलकुलेटर खरीदा। अब कैलकुलेटर खरीद के मेरे को कितना यूटिलिटी मिला, मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, इस सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे मान लो मेरे को बहुत दिन से एक फ़ोन चाहिए था, मैं फ़ोन जैसे ही खरीदा, मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि मैं फ़ोन खरीद लिया। अब कितना सेटिस्फैक्शन मिला उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, 15 सेटिस्फैक्शन, 13 सेटिस्फैक्शन, वो पढ़ेंगे अभी क्या क्या है सेटिस्फैक्शन। तो किसी भी सामान को यूज़ करने पे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे मान लो तुम लोग इंस्टाग्राम चलाए, इंस्टाग्राम चला के स्टोरी मन देखे, रील्स वगैरह देखे, स्टोरी पोस्ट किए, इससे तुम लोग को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, इस सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। किसी भी चीज़ को यूज़ करने से हमें कितना यूटिलिटी मिल रहा है, हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। पॉइंट आया समझ में? जैसे मान लो मेरे को एक कपड़ा खरीदना था दिवाली में पहनने के लिए, मैं कपड़ा खरीद लिया तो इससे मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला, बस इसी सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी। मेरे को चाय पीना था, मैं चाय पी लिया, चाय पी के मेरे को यूटिलिटी मिला, सेटिस्फैक्शन मिला, बस इसी संतुष्टि को बोलेंगे यूटिलिटी। तो कितना संतुष्टि मिल रहा है, कितना हम सेटिस्फाई हैं, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मैं 2 मीनिंग लिखवा रहा हूँ, जो भी तुम लोग को इजी लगे एग्जाम में वो लिख के आ जाना। ज़्यादा वो फर्स्ट बैच वालों को तो यही वाला मीनिंग इजी लगा, सेकंड वाला लिखो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी रेफर्स टू, ये पहला मीनिंग है यूटिलिटी का। यूटिलिटी रेफर्स टू satisfaction derived from, utility refers to satisfaction derived from consumption of a commodity। एक वस्तु को यूज करके मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। और इसका दूसरा मीनिंग भी लिखो, इट मे बी डिफाइंड एज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु। एक वस्तु मेरे को कितना संतुष्ट कर पा रहा है। जैसे मेरे को फ़ोन चाहिए था, फ़ोन मिल गया, उससे मेरे को कितना संतुष्टि मिल रहा है उसको बोलेंगे यूटिलिटी। कौन सा इजी है दोनों में से? सेकेंड वाला। तो यही याद करें, तुम्हारी मर्जी, मैं दोनों ही लिखवा दिया हूँ।
तो अगर पहला इजी लग रहा होगा तो पहला लिख लेना, नहीं तो दूसरा, एग्जाम में कुछ भी चलेगा, 1 मार्क का आ जाता है। तो इट में बी डिफाइंड एज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक वस्तु को यूज़ करके मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, इस सेटिस्फैक्शन को बोलेंगे यूटिलिटी। हिंदी में उसको बोलते हैं उपयोगिता, किसी भी वस्तु को यूज़ करके कितना मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला। अपना 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ है। सबसे पहला टॉपिक क्या था? कंज्यूमर। बताओ कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। फिर हम लोग सेकंड पढ़े यूटिलिटी। यूटिलिटी इज डिफाइंड एज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक वस्तु को यूज करने पे कितना मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये अपना 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगले पे आते हैं, तीसरा टॉपिक, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ये 3 उसके ब्रांचेस बनाओ। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहला है इंटेंसिटी ऑफ वांट। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहला है इंटेंसिटी ऑफ वांट। दूसरा है सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव इन नेचर। और तीसरा है नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में पहला है इंटेंसिटी ऑफ वांट, दूसरा है सब्जेक्टिव इन नेचर और तीसरा है नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस। बस ये 3 हेडिंग लिखो, फिर इसको समझते हैं। सबको यूटिलिटी का मतलब क्लियर है? एक सामान को यूज़ करके मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं कितना खुश हो गया वो सामान को यूज़ करके, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के हम लोग 3 फीचर्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फीचर है इंटेंसिटी ऑफ वांट, दूसरा फीचर है सब्जेक्टिव इन नेचर और तीसरा फीचर है नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस। अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट, देखो इंटेंसिटी ऑफ वांट का मतलब क्या है। अगर मैं रेनकोट की बात करूं तो रेनकोट का यूटिलिटी कब रहेगा? बताओ किस सीजन में रेनकोट का यूटिलिटी ज़्यादा रहेगा? रेनी सीजन में। अगर रेनी सीजन है तो ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो यूटिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं समर सीजन की बात करूं, क्या रेनकोट का कोई डिमांड करेगा? नहीं, तो उसका यूटिलिटी कम हो जाएगा, उपयोगिता जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं समर सीजन का। अगर मैं एसी की बात करूं, एसी का यूटिलिटी कौन से सीजन में ज़्यादा रहेगा? समर सीजन में। क्या रेनी सीजन में उसका डिमांड रहेगा? नहीं, रेनी सीजन में इसका यूटिलिटी कम हो जाएगा। वही समर सीजन में इसका यूटिलिटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो डिपेंड करेगा। फिर और कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लो तीसरा एग्जाम्पल, तुम लोग अभी 11th में हो तो तुम्हें अभी कोई 11th का गाइड देगा, अरिहंत का कोई दे दिया, ओसवाल का कोई दे दिया, ये अलग अलग गाइड प्रोवाइड किया है। बताओ इसमें तुम्हारे लिए यूटिलिटी है कि नहीं है? क्योंकि तुम लोग अभी 11th में हो। लेकिन अगर तुम लोग 12th में पहुंच जाओगे और 12th में जाने के बाद कोई तुम्हें 11th का गाइड दे, यूटिलिटी ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम रहेगा। उसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है 12th में। 12th में रहेंगे तो 12th का गाइड का जरूरत पड़ेगा, 11th का क्या ही ज़रूरत पड़ेगा। पॉइंट आया समझ में? इसका मतलब क्या है? मैं तीनों एग्जाम्पल को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फैक्टर टू फैक्टर डिपेंड करेगा किसी भी चीज़ का यूटिलिटी। अगर रेनकोट की बात करें तो यूटिलिटी कब ज़्यादा रहेगा? रेनी सीजन में। और समर सीजन में क्या हो जाएगा? यूटिलिटी कम हो जाएगा। अगर मैं एसी की बात करूं तो इसका यूटिलिटी कब ज़्यादा रहेगा? समर सीजन में। रेनी सीजन में यूटिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तुम लोग अभी 11th में हो तो 11th का गाइड का यूटिलिटी क्या हो रहेगा? ज़्यादा रहेगा। लेकिन तुम लोग अगर 12th में पहुंच जाओ और फिर कोई तुम्हें 11वीं का गाइड दे, क्या उसका यूटिलिटी ज़्यादा रहेगा? नहीं, वो हमारे यूज़ का नहीं रहेगा। तो बस यही लिखा है पहला पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट का मतलब इमरजेंसी सिचुएशन। अभी इमरजेंसी मान लो बारिश का टाइम है तो ये बहुत अर्जेंसी रहता है रेनकोट वगैरह का, तो रेनकोट का यूटिलिटी ज़्यादा रहेगा। एसी का यूटिलिटी अभी के टाइम में, बारिश के टाइम में कम रहेगा, इसका अभी कोई अर्जेंसी नहीं है। तो इंटेंसिटी मतलब कितना अर्जेंट है, जो जितना अर्जेंट होगा उतना ज़्यादा उसमें यूटिलिटी रहेगा। लिखो इसमें पॉइंट। अच्छा, अगर फॉन्ट तुम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हो तो नीचे अलग से लिख लेना, ऐसा बाउंड्री वगैरह मत करना। छोटा हैंड राइटिंग है तो चल जाएगा, नहीं तो बाद में पूरा कचड़ा मत कर देना। अगर ज़्यादा बड़ा हैंड राइटिंग है तो अलग से लिख सकते हो इंटेंसिटी ऑफ वांट और फिर यहाँ पूरा पैराग्राफ फॉर्म में।
ये 3 ब्रांच बनाने के बाद। और अगर राइटिंग छोटा छोटा है तो 3 हिस्सा कर दो। सबसे पहला लिखो इंटेंसिटी ऑफ वांट के अंदर यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी ऑफ वांट। जो जितना ज़्यादा अर्जेंट वाला चीज़ होगा उतना ज़्यादा हमारा यूटिलिटी रहेगा उसमें। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी, URGENCY, अर्जेंसी ऑफ वांट। बताओ हायर द अर्जेंसी, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो यूटिलिटी क्या रहेगा? ज़्यादा, हायर द यूटिलिटी। तो वही लिखा है हायर द अर्जेंसी, जितना ज़्यादा अर्जेंट रहेगा, हायर द अर्जेंसी ऑफ वांट, हायर इज द यूटिलिटी डिराइव्ड, हायर इज द यूटिलिटी डिराइव्ड। तो अभी 11वीं में 11th में, तो 11th का गाइड बहुत ज़्यादा अर्जेंसी वाला है तो उसमें यूटिलिटी ज़्यादा रहेगा। वैसे गाइड को प्रेफर नहीं करना चाहिए, अपने ही नोट्स इतना अच्छा बनाना चाहिए कि गाइड की नीड नहीं लगे। कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो फिर गाइड का क्या ज़रूरत है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी ऑफ वांट, हायर द अर्जेंसी ऑफ वांट, हायर इज द यूटिलिटी डिराइव्ड। एग्जाम्पल भी लिख लो। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ फैन, पंखे की बात हो रही है। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ फैन ड्यूरिंग समर सीजन इज मोर, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ फैन ड्यूरिंग समर सीजन इज मोर इन कंपेरिजन टू विंटर सीजन। मतलब फैन हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, ये सब का जो यूटिलिटी है वो समर सीजन में बढ़ जाता है। विंटर सीजन में इसको कोई डिमांड नहीं करता, रेनी सीजन में इसको कोई खरीदता नहीं है। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ फैन ड्यूरिंग समर सीजन इन कंपेरिजन टू इज मोर, इज मोर यहाँ लगाना है ना, ये समर के बाद इज मोर इन कंपेरिजन टू विंटर सीजन। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, रेनकोट का यूटिलिटी ज़्यादा रहेगा रेनी सीजन में, रेनकोट का यूटिलिटी ज़्यादा रहेगा रेनी सीजन में। पहला वाला पॉइंट सबको क्लियर है। इंटेंसिटी ऑफ वांट मतलब जो जितना अर्जेंट रहेगा उतना ज़्यादा हमें उसका यूटिलिटी रहेगा। और जो अर्जेंट नहीं है, जैसे 12th में जाके कोई तुम्हें 11वीं का गाइड देगा 11th का, तो कोई अर्जेंट है वाला चीज़ है ही नहीं, तो उसमें हमें कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगा। अब सेकेंड पे आते हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर। तुम लोग में से कोई वेजिटेरियन नहीं है ना? सब नॉन वेजिटेरियन, सब नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। मैं एग्जाम्पल तुम लोग को बताता हूँ। सब्जेक्टिव इन नेचर, सब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, कहाँ गया एग्जाम्पल, ये देखो, ये एग्जाम्पल देखो। मान लो यहाँ पे रखा है एक चिकन करी का मस्त सा प्लेट, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन को तो देखते ही साथ मन कर जाएगा खाने का, लेकिन मान लो अगर कोई वेजिटेरियन है, क्या वेजिटेरियन को इसमें कोई यूटिलिटी मिलेगा? नॉन वेज में नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगा। किसको? नॉन वेजिटेरियन को या वेजिटेरियन को? नॉन वेजिटेरियन को, वेजिटेरियन को। लेकिन मान लो जो नॉन वेजिटेरियन है वो दिन भर सुबह शाम जिसको 24 घंटे भी चिकन दे दे तो वो भी वो खाने के लिए तैयार हो जाए, तो नॉन वेजिटेरियन का यूटिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। जिसको नॉनवेज बिल्कुल पसंद ही नहीं है, जो नॉनवेज खाते ही नहीं है वेजिटेरियन लोग, इनमें इनको कोई भी यूटिलिटी नहीं दिखेगा। लेकिन जो वेजिटेरियन है उसको तो बस ये फोटो ही देख के मन कर, नॉन वेजिटेरियन उसको तो फोटो ही देख के मन कर जाएगा कि क्या मस्त दिख रहा है, ऐसा वैसा, तो यूटिलिटी बढ़ जाएगा। तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। लिखो इस पॉइंट को। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो। मान लो चाय रखा हुआ है और एक चाय पगलू है जिसको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसका यूटिलिटी ज़्यादा रहेगा। लेकिन वहीं दूसरे तरफ एक ऐसा पर्सन है जिसको चाय बिल्कुल नहीं पसंद है, क्या उसका इसमें यूटिलिटी दिखेगा? नहीं। तो बस ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। सब्जेक्टिव का मतलब लिख लो चेंज होता है पर्सन टू पर्सन। अब इसके अंदर मीनिंग लिखो। द यूटिलिटी इज डिराइव्ड from consumption, the utility is derived from consumption
of a good, the utilities derived from consumption of a good changes across people. मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होगा. वेजिटेरियन के लिए चिकन का प्लेट में यूटिलिटी नहीं रहेगा, लेकिन वही नॉन वेजिटेरियन के लिए चिकन का प्लेट में यूटिलिटी रहेगा. तो यही लिखा है, गुड्स जो है, जो भी वस्तु है, वो चेंज होता है पर्सन टू पर्सन, अक्रॉस पीपल. किसी के लिए वो अच्छा रहेगा, किसी के लिए वो यूटिलिटी नहीं रहेगा. एग्जाम्पल लिखो इसका. यूटिलिटी, अगला पॉइंट एग्जाम्पल. यूटिलिटी फ्रॉम अ कप ऑफ टी. बताओ क्या दुनिया में सबको चाय पसंद है? नहीं. जिनको पसंद होगा उसको यूटिलिटी दिखेगा, जिसको पसंद नहीं होगा बोलेगा क्या ही चाय पीते रहते हैं सुबह शाम ऐसा. और कई लोग को तो बस चाय पीने से पूरा डिप्रेशन हट जाता है, सुकून मिल जाता है. तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन. यूटिलिटी फ्रॉम अ कप ऑफ टी may be different for any two individual. Utility from a cup of tea may be different for any two individual. इसका एग्जाम्पल भी ऐसा बना लो. एक मिस्टर ए है, वो चाय पगलू है, उसको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है. और एक मिस्टर बी है जिसको चाय बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मिस्टर ए को चाय में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी दिखेगा, वही मिस्टर बी को चाय में कोई भी यूटिलिटी नहीं दिखेगा. तो वही लिखा है, यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. यूटिलिटी फ्रॉम अ कप ऑफ टी मे बी डिफरेंट फॉर एनी टू इंडिविजुअल. जिसको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है उसको यूटिलिटी ज़्यादा दिखेगा चाय पगलू को, और जिसको चाय पसंद नहीं है उसको उसमें कोई भी यूटिलिटी नहीं दिखेगा. वो तो बोलेगा क्या ही पीते रहते हैं इन लोग करके. ठीक है, ये हो गया. एक दूसरा एग्जाम्पल भी बनाओ. मान लो एक है वेजिटेरियन, ये है वेजिटेरियन. देखो मेरा ड्राइंग कितना मस्त है. भैया आप आर्टिस्ट थे ना. ये है एक वेजिटेरियन और ये है एक नॉन वेजिटेरियन. अरे बस तुम लोग बना लो ना भाई. तुमको इतना डीप रिसर्च करने कौन बोल रहा है. यह है नॉन वेजिटेरियन. ये भी अच्छा ही है, ताकतवर ही है. ये ताकतवर नहीं लग रहा. इसका परमाणु खाने तो अच्छा जाएगा. बनाओ बनाओ. ठीक है, अब इसके सामने ऐसा एक चिकन का प्लेट रख दो. बताओ किसके लिए यूटिलिटी ज़्यादा रहेगा? नॉन वेजिटेरियन के लिए. इसके में यूटिलिटी ज़्यादा और वेजिटेरियन के लिए इसमें यूटिलिटी कम. तो बस ये एग्जाम्पल देखोगे ना तो क्लिक कर जाएगा कि क्या डिस्कशन हुआ था. ठीक है, तो मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. जिसको नॉन वेज बहुत ज़्यादा पसंद है उसको उसमें यूटिलिटी दिखेगा, और जिसको नॉन वेज बिल्कुल पसंद नहीं है उसको उसमें यूटिलिटी नहीं दिखेगा. अगले पे आते हैं. तीसरा बचा है. इतना डेप्थ में क्या बना रहे हो? नहीं, वैसे तो मैं प्राउड फील करता हूँ अपने ड्राइंग पे. बस नीचे लिख लो एक वेजिटेरियन है एक नॉन वेजिटेरियन, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा. ठीक है, अगले पे आते हैं. तीसरा लिखो, नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस.
अब नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस क्या है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स को फ़र्क नहीं पड़ता वो चार लोग क्या कहेंगे, मतलब सोसाइटी क्या बोलेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे सोसाइटी के लिए शराब क्या एक्सेप्टेबल है? बोलो बोलो। ऐसे शराब पीना सोसाइटी इनकरेज करता है कि काश मेरा बेटा शराब पीना चालू करे, मज़ा आएगा? नहीं, सोसाइटी तो बिल्कुल अलाउड नहीं करता कि ये जो चीज़ है शराब, गांजा, अफीम, चरस, ये सब किसी को पसंद नहीं है और सोसाइटी इसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है। लेकिन मान लो जो बंदा इसको पी रहा है, जो मान लो अल्कोहलिक है, जो शराबी है, उसको बताओ शराब पी के यूटिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसको तो बहुत उम्दा क्वालिटी का यूटिलिटी मिल रहा है, उसको तो पूरा डिप्रेशन वगैरह सब हट जा रहा है शराब पीते साथ। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स बोलता है कि किसी भी बंदे को भले वो सामान अच्छा हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, जो कंज्यूम कर रहा है उसको यूटिलिटी मिल रहा है ना, बस बढ़िया है। चार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिखा है हमेशा ज़रूरी नहीं है वो अच्छा हो, कभी कभार वो ख़राब भी हो सकता है। तो सोसाइटी क्या बोलेगा उसका फ़र्क नहीं पड़ता। जो बंदा उसको खा रहा है, मान लो किसी को ड्रग्स लेने का वो एडिक्टेड हो गया, चरस, गांजा, अफीम ऐसा सब यूज़ करता है और उसको उसमें यूटिलिटी मिल रहा है तो बस बढ़िया है, काफ़ी है। बाद में सोसाइटी क्या कह रहा है वो अलग बात है, उसको छोड़ो। इकोनॉमिक्स को उससे कोई परवाह नहीं है, बस वो बंदे को मज़ा आ रहा है ना, वो काफ़ी है बस। तो इसीलिए लिखा है तीसरा पॉइंट, यूटिलिटी हमेशा ज़रूरी नहीं है अच्छा चीज़ के लिए हो, कभी कभार जो यूज़फुलनेस का नहीं भी होता है, शराब हो गया, कुछ ड्रग्स हो गया, कुछ और आइटम हो गया, वो भी अगर किसी को सुकून दे रहा है तो बस उसमें उसको यूटिलिटी है। जैसे लोग बोलते हैं बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कई लोग को बाहर जाने में सुकून मिलता है, पब जाने में सुकून मिलता है, तो वहाँ जाके उनको सुकून मिल रहा है, बस बढ़िया है। भले वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वो बंदे को मज़ा आ रहा है ना, बस हमें उतना ही चाहिए इकोनॉमिक्स में। तो वही है, नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस। हमेशा ज़रूरी नहीं कि अच्छे चीज़ में यूटिलिटी मिले, कई बार ख़राब चीज़ में भी यूटिलिटी मिलता है। लिखो इसमें पॉइंट, हायर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, हायर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल मतलब शराब, लिकर। एल्कोहल तो पता ही है ना क्या है केमिकल फॉर्मूला इसका? क्या बात, तुम लोग सही बोलो गलत बोलो, मेरे को तो खुद को नहीं पता। H2O हाइड्रोजन का, O2, H2O वाटर का है क्या? H2O वाटर का, O2 ऑक्सीजन का। हाँ, बहुत ख़राब दिन था, अच्छा हुआ उससे बाहर निकल गया मैं। लिखो, अल्कोहल सॉरी हायर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल may provide higher utility to a drunkard। ड्रंकर्ड का मतलब होता है पियक्कड़, तो पियक्कड़ को इंग्लिश में ड्रंकर्ड बोलते हैं। हायर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल may provide higher utility to drunkard। जो पियक्कड़ होगा, जो शराबी है, जो अल्कोहलिक है, उसको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी दिखेगा, बहुत सेटिस्फैक्शन दिखेगा, बट अदरवाइज नॉट यूजफुल। समाज के लिए वो सही नहीं है। जो लोग अच्छे लोग होंगे, जिन लोग ये शराब वगैरह कंज्यूम नहीं करते, उन लोग बोलेंगे कि ये सही नहीं है, उनको यूटिलिटी नहीं दिखेगा। लेकिन जो अल्कोहलिक है, जो शराबी है, उसको इसमें बहुत यूटिलिटी दिखेगा। हायर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल में प्रोवाइड हायर यूटिलिटी टू अ ड्रंकर्ड। एक पियक्कड़ को बहुत यूटिलिटी दिखेगा, नॉर्मल इंसान को उसमें कोई यूटिलिटी नहीं दिखेगा शराब में। हो गया लिखना? अब वापस से बताओ, अभी तक 3 टॉपिक हो गया। सबसे पहला टॉपिक क्या था? हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर का मीनिंग, कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। ठीक है, ये हो गया पहला, 1 मार्क का मीनिंग कंप्लीट। दूसरा था यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी यूज करने पे कितना हमारा वांट सेटिस्फाई हो रहा है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। ये 1 मार्क का मीनिंग। उसके बाद तीसरा हम लोग आए फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। कितने फीचर्स हैं? 3। पहला क्या था? इंटेंसिटी ऑफ वांट। जो जितना अर्जेंट होगा उसमें उतना ज़्यादा यूटिलिटी होगा, और जो अर्जेंट नहीं होगा, अभी के टाइम में फैन, एसी, ये सब उतना अर्जेंट नहीं है रेनी सीजन में, तो उसका यूटिलिटी कम होगा। दूसरा क्या था? सब्जेक्टिव इन नेचर। क्या सारे पर्सन के लिए सेम होता है? नहीं, अलग अलग होता है। अगर चाय की बात करें, क्या दुनिया में सबको चाय पसंद है? नहीं। जिसको पसंद है उसके लिए यूटिलिटी क्या रहेगा? ज़्यादा, और जिसको पसंद नहीं है उसके लिए यूटिलिटी क्या रहेगा? कम। सिमिलरली अगर चिकन का प्लेट रखा है तो नॉन वेजिटेरियन के लिए यूटिलिटी क्या रहेगा? ज़्यादा, और वेजिटेरियन के लिए क्या रहेगा? कम रहेगा। और तीसरा हम लोग पढ़े, तीसरा क्या था? नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस। हमेशा ज़रूरी नहीं है सोसाइटी के लिए वो अच्छा हो, सोसाइटी के लिए वो ख़राब भी हो सकता है, लेकिन जो बंदा कंज्यूम कर रहा है उसको मज़ा आ रहा है ना, बस उतना काफ़ी है। तो ये हम लोग 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। चैप्टर इंटरेस्टिंग है,
थोड़ा बस समझने पे, आगे जाके थोड़ा वो ग्राफ वगैरह आता है ना, उसमें थोड़ा और ध्यान से समझना है। 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया, अगला लिखो 4th। आज ये 4 टॉपिक तक ही डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 3 दिन का ही है, 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है ब्रॉडली। थ्योरीज ऑफ यूटिलिटी, अगला लिखो 4th टॉपिक, थ्योरीज ऑफ यूटिलिटी। फोर्थ टॉपिक थ्योरीज ऑफ यूटिलिटी। इसके 2 ब्रांचेस बनाओ। थ्योरी ऑफ यूटिलिटी इसके 2 ब्रांचेस, एक में लिखो कार्डिनल एनालिसिस और एक में लिखो ऑर्डिनल एनालिसिस। एक में कार्डिनल एनालिसिस, एक में ऑर्डिनल एनालिसिस। एक में कार्डिनल एनालिसिस, एक में ऑर्डिनल एनालिसिस। अब ये है क्या पहले समझेंगे, और इसमें पहले कुछ कुछ पॉइंट मन लिख लो। कार्डिनल एनालिसिस जो दिया है वो यही बुड्ढा है, बहुत जगह आया था, याद है? लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़े थे, वहाँ भी एक जगह आया था, वो स्टार्टिंग चैप्टर में भी आया था। तो ये बहुत कुछ दे के मर गया, अब तो खत्म हो गया ये, लेकिन इसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। कार्डिनल एनालिसिस जो दिया है इसका नाम है एल्फ्रेड मार्शल, ALFRED। हाँ, वेल द डेफिनेशन भी वही है। ये बहुत जगह आएगा, आगे भी ये बहुत जगह आया है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ना इलॉजिकल बात किया है, वाहियात बात किया है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। दूसरा लिखो ऑर्डिनल एनालिसिस। ऑर्डिनल एनालिसिस जो दिया है उसका नाम है JR हिक्स। विक्स नहीं, हिक्स। तो इस बुड्ढे का नाम है एल्फ्रेड मार्शल, जो कि कौन सा एनालिसिस दिया है? कार्डिनल एनालिसिस। और इसका नाम है ऑर्डिनल एनालिसिस। इसका नाम नहीं, इसकी ये जो अप्रोच है इसका नाम क्या है? JR हिक्स। अंदर से हिक्स, ठीक है। तो कार्डिनल एनालिसिस कौन दिया है? एल्फ्रेड मार्शल। ऑर्डिनल एनालिसिस कौन दिया है? JR हिक्स। अब तुम लोग इसका बात सुनना, तुम लोग बोलोगे क्या ही तो वाहियात बात किया और इकोनॉमिक्स बना के इसका नाम लिख भी दिए। देखो ये क्या बोला, एल्फ्रेड मार्शल का कहना ये था कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक कैलकुलेटर खरीद रहा हूँ, तो कैलकुलेटर खरीद के मेरे को कितना सुकून मिला मैं उसको काउंट कर सकता हूँ क्वांटिटी टर्म्स में। वो बोला कि जैसे मैं कैलकुलेटर खरीदा तो बताओ मेरे को कितना सुकून मिला, नंबर के टर्म में बताओ। 10 मिला, 12 मिला, 13 मिला, 0। मेरे को सुकून तो मिला, मैं क्वालिटी तो बता सकता, सुकून मिला। क्या मैं उसको क्वांटिफाई कर सकता हूँ? नहीं। अच्छा तुम लोग मान लो इंस्टाग्राम चलाए, इंस्टाग्राम चला के कितना सुकून मिला? नंबर के टर्म में सुकून मिला, ये तो बता सकते हो ना, लेकिन कितना सुकून मिला वो बता सकते हो क्या? 10, 12, 15, 14। लेकिन ये क्या बोला पता है महान आत्मा? ये बोला कि अगर हम कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो हम उसको यूटिल्स में मेजर करेंगे। जैसे सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, लीटर होता है, ये अपने ही कुछ उबलता भलता चीज़ बनाया और इसको नाम दिया यूटिल्स। और बोला कि अगर कुछ भी चीज़ यूज़ करोगे तो तुम्हें 12 यूटिल, 13 यूटिल, 14 यूटिल ऐसे यूटिल्स में मिलेगा। क्या ये लॉजिकल लग रहा है? नहीं, ये बहुत ही वाहियात बात किया, इसलिए मर गया, ख़त्म हो गया। नहीं तो और भी ऐसा बहुत उबलता बलता बात करता, अच्छा हुआ ख़त्म हो गया। तो एल्फ्रेड मार्शल क्या बोला, अगर मान लो पानी का ग्लास पी रहे हो तो सुकून तो मिला पानी पी के, लेकिन कितना सुकून मिला वो भी तुम नाप पाओगे यूटिल्स में। जैसे सेंटीमीटर होता है वैसे ये अपना कुछ इन्वेंट किया खुद से और इसका नाम दिया यूटिल्स। बोला यूटिल्स में नाप पाओगे, एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ऐसा बोला। लेकिन तुम लोग यही JR हिक्स की बात करते हैं। JR हिक्स कितनी अच्छी बात किया, देखो ये बोला कि तुम नाप तो नहीं सकते हो कितना यूटिल्स मिला, लेकिन मान लो जैसे एक एग्जांपल, ये फ्रूटी पिए, ये फेंटा पिए और ये थम्सअप पिए, तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो नाप नहीं सकते, लेकिन हम लोग रैंक कर सकते हैं। जैसे थम्सअप पी के बहुत अच्छा लगा तो फर्स्ट रैंक कर दो, फ्रूटी पी के थोड़ा मज़ा आया सेकंड रैंक कर दो, फेंटा पी के बहुत कम मज़ा आया थर्ड रैंक कर दो। बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है? हम रैंक दे सकते हैं भाई, ये ज़्यादा पसंद आया, ये कम पसंद आया, ये उससे कम पसंद आया। ये ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच है। लेकिन ये जो प्राणी था एल्फ्रेड मार्शल, ये तो कुछ भी बोल के चला गया। ये बोला कि एक चाय का भी ग्लास पियोगे, चाय भी पियोगे तो उससे कितना सुकून मिल रहा है इसको आप नाप सकते हो, जबकि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है बुक बनाने वाले लोग सोचे नहीं। वो अभिषेक पूछ रहा था बैच में कि भैया जो बुक बनाने वाले उन लोग भी तो बोल सकते थे इलॉजिकल है तो क्यों ही बुक में डाले। बुक वाले लोग सोचे होंगे कि थोड़ा सिलेबस बढ़ा देते हैं, इतना सिंपल क्यों रखें, तो ये अलग डाल दिया। ये इलॉजिकल है, नाप सकते ही नहीं है हम। लिखो इसके अंदर एग्जाम्पल बनाओ। जैसे एक वाटर का ग्लास को पिए हैं, कंज्यूम किए, तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं क्वांटिफाइबल टर्म में।
जैसे 10 सेटिस्फैक्शन मिला, 20 यूटिल मिला, 30 यूटिल मिला, ऐसा मानना था एल्फ्रेड मार्शल का। वो हेलुसिनेशन बोलते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी दुनिया में जी रहा था, तब वो ऐसा क्या कह के चला गया। तो एल्फ्रेड मार्शल का कहना था अगर एक पानी का ग्लास भी पियोगे, चाय भी पियोगे, कुछ भी, तो उसको मेजर कर पाओगे क्वांटिफाइबल टर्म्स में। सुकून तो मिल रहा है, ये तो क्लियर है, लेकिन कितना सुकून मिल रहा है ये भी नाप पाओगे यूटिल्स में। और यूटिल्स को ही कभी कभार बोला जाता है कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स, इसके लिए हम लोग एक लॉ भी पढ़ेंगे, उसका नाम है लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी बस DMU लिख दो, बाद में हम लोग इसको डेप्थ में समझेंगे। अब दूसरे तरफ JR हिक्स पे आते हैं, ज़्यादा लॉजिकल बात किया था। ये क्या बोला था, नाप सकते हैं या रैंक दे सकते हैं? रैंक दे सकते हैं, वो ज़्यादा लॉजिकल है। तो इसमें भी ऐसा एग्जाम्पल बना लो, मान लो 3 चीज़ कंज्यूम की, एक पेप्सी है, एक फ्रूटी है, एक माजा है, कुछ भी 3 कोल्ड ड्रिंक का नाम। तो माजा बहुत पसंद आ गया तो इसको फर्स्ट रैंक दे दिए, पेप्सी थोड़ा कम पसंद आया सेकंड रैंक, फ्रूटी बिल्कुल पसंद नहीं आया थर्ड रैंक। तो ऐसा करके हम 3 रैंक दे दिए। तो JR हिक्स का कहना था हम रैंक दे सकते हैं ऑर्डर के बेस में, कि ये ज़्यादा पसंद आया, ये कम पसंद आया, और ये ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच है, मोर लॉजिकल। वो तो पढ़ के ही समझ आ रहा है, ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा बेस्ट है ये। और इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ICA, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। बस अभी शॉर्टकट ही लिखना, इसमें DMU लिख दो, इसमें ICA लिख दो, बाद में इसको समझेंगे ये है क्या। MCQ में आ सकता है कि कार्डिनल एनालिसिस कौन दिया है, ऑर्डिनल एनालिसिस कौन दिया है। तो कार्डिनल एनालिसिस कौन दिया है? एल्फ्रेड मार्शल। और ऑर्डिनल कौन दिया है? JR हिक्स। JR हिक्स जो है वो ऑर्डिनल एनालिसिस दिया है। दोनों में से कौन सा ज़्यादा लॉजिकल है? ये सेकंड वाला, JR हिक्स का ऑर्डिनल अप्रोच। दोनों में से कौन सा अप्रोच है या दोनों में से कौन सा एनालिसिस है जो बोलता है रैंक दे सकते हैं? ऑर्डिनल एनालिसिस। कौन सा बोलता है यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं? कार्डिनल एनालिसिस। ये सब MCQ का छोटा छोटा पॉइंट बन सकता है कि किस में मेजर कर सकते हैं। तो यूटिल्स में, जैसे सेंटीमीटर होता है, जैसे मीटर होता है, लीटर होता है, किलोग्राम होता है, वैसे ही अपना खुद से इन्वेंट किया, इसका नाम दिया यूटिल्स। 10 यूटिल, 12 यूटिल, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। और जबकि दूसरा JR हिक्स जो है वो बोला रैंक दे सकते हैं, नाप तो नहीं सकते हैं। अब इसके बाद सुनना, ये चैप्टर का मेन था ओवरव्यू। ये जो कार्डिनल एनालिसिस है ये हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग को यही पढ़ना है। और जो चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनल एनालिसिस। तो अगर तुम लोग नाम भी ध्यान दो ना, ये देखो चैप्टर का, तो चैप्टर 3 का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। के अंदर हम लोग कार्डिनल एनालिसिस पढ़ेंगे। किस में नाप सकते थे? यूटिल्स में। यूटिल्स मतलब यूटिलिटी में नापा जा सकता है, तो ये यूटिलिटी एनालिसिस इसके अंदर पढ़ेंगे। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगला चैप्टर ICA। कहीं ICA लिखे हो क्या तुम लोग? हाँ, ऑर्डिनल एनालिसिस के सबसे लास्ट में लिखो ICA। तो ये ICA हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू करवाना था करके मैं दोनों को एक साथ लिखा दिया। हमारा आगे का जितना भी जो पढ़ेंगे वो इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हेडिंग लिखो कार्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल एनालिसिस। यहाँ से हम लोग का टॉपिक अब चालू होता है। अभी तक तो बस ओवरव्यू चल रहा था। कार्डिनल एनालिसिस। फिफ्थ टॉपिक लिखो, इंडेक्स में भी जाके फिफ्थ टॉपिक मेंशन कर देना। कंसेप्ट ऑफ TU एंड MU, यहीं से पढ़ना है। कार्डिनल एनालिसिस अब चालू हुआ है, तो कार्डिनल एनालिसिस हेडिंग देके उसके अंदर अगला फिफ्थ हेडिंग, कंसेप्ट ऑफ TU एंड MU। कंसेप्ट ऑफ TU एंड MU। TU मतलब टोटल यूटिलिटी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन इसको आप समझना है डेप्थ में। TU का मतलब लिखो टोटल यूटिलिटी। इट इज द सम टोटल, इट इज द सम टोटल of utility derived, it is the sum total of utility derived from consumption of all the units of commodity,
इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। अभी बस लिखते जाओ, ब्रेक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला लिखो इसका, टी यू एन इक्वल्स टू, दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है टी यू एन इक्वल्स टू mu1 प्लस mu2 प्लस mu3, ऐसे करके जो भी nth टर्म तक होगा, जो भी लास्ट टर्म होगा वहाँ तक ले जाएंगे। ये nth टर्म मतलब अगर 10 दिया होगा तो 10, 20 दिया होगा तो 20 तक। बस अभी लिखते जाओ, हाँ मैं अभी एक्सप्लेनेशन ब्रेक के बाद करूँगा, उसमें थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन लगेगा। दूसरा है टी यू का दूसरा फॉर्मूला इक्वल टू समीशन mu का टोटल, टी यू एन इक्वल्स टू mu1 प्लस mu2 प्लस mu3, ऐसे करके mu nth टर्म तक ले जाएंगे। और दूसरा फॉर्मूला है टी यू इक्वल्स टू समीशन mu। अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। अगला लिखो mu, अगला लिखो mu का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मीनिंग है इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी, इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन, इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसके भी दो फार्मूला लिख लो। पहला फार्मूला mu इक्वल्स टू टी यू एन, ये नीचे आएगा n, ऐसे साइड में ऐसा बड़ा करके मत लिख देना n, ये छोटा सा n साइड में आएगा। mu का पहला फार्मूला mu इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। ये क्या है फार्मूला, क्या इसका लॉजिक है, वो सब डिस्कस करेंगे। और दूसरा लिखो mu इक्वल टू चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये जो ट्रायंगल है ये चेंज को सिग्निफाई कर रहा है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। हो गया लिखना? लिखो लिखो। ठीक है, ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।